सो हेलो जगवार्स, क्या हालचाल? व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? ओके, चलिए सब बढ़िया, ग्रेट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करे थे, आप सब लोगों को पता होंगे, और वो न्यूमेरिकल्स जेईई नीट बोर्ड सबके लिए काम में आएंगे, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब गाइस, आज हम लोग हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, आज के लेक्चर में हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो हेडिंग डाल देंगे सब लोग फटाफट से मेरे साथ में और लिख लेंगे इसको, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी molecularity of a reaction. Now guys, what do you mean by molecularity? देखो, एक्चुअली स्टडीज ने हमें यह सजेस्ट किया कि जब कभी भी आप किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन को देखते हो, जब कभी भी आप लोग किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन को देखते हो, सो इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस, इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यूजुअली सिंगल स्टेप की। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल स्टेप की। तो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी बात ध्यान रखी गई कि आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने यह देखा कि जब कभी भी मैं कोई केमिकल रिएक्शन करता हूं तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे के साथ कोलॉइड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास में एक इस प्रकार एक चौराहा है, एक ऐसा रास्ता जो कि चौराहा कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। यहां से एक बाइक वाला आ रहा है, टू नु 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 नु, यहां से एक कार वाला आ रहा है, टैन नैन 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 नैन, यहां से एक साइकिल वाला आ रहा है, टू नु 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 नु, और यहां से एक पैदल आदमी आ रहा है, टैन नैन 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 नैन। और ये चारों लोग अगर आकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, धूम 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 और धूम, तो यहां पर मैं कहूंगा कि चार लोग एक साथ एक पॉइंट पर टकरा गए। ठीक उसी प्रकार आपकी केमिकल रिएक्शन में, अगर आप केमिकल रिएक्शन को जो कि एलिमेंट्री टाइप की है, अगर आप देखते हो कि उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चार मॉलिक्यूल आकर टकरा रहे हैं और इनके कोलिजन से ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम उसे बोलेंगे उस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी। अच्छा, और ये कोलिजन हाई स्पीड में होना चाहिए। दो साइकिल वाले टकराएंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर दो फरारी वाले टकरा गए, दो हाइबुजा वाले टकरा गए, तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा, ज्यादा जोर से टक्कर होगी। तो ये हाई स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी को हम डिफाइन करेंगे इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ स्पीशीज, द नंबर ऑफ स्पीशीज। अब ये स्पीशीज क्या हो सकती है? ये स्पीशीज आपकी एटम्स हो सकती है, ये स्पीशीज आपके आयन्स हो सकते हैं, ये स्पीशीज आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला? इन एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग या कोलॉइड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, कोलॉइड्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टू form a product, is called as molecularity of the reaction, is called as molecularity of the reaction। बोलो, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ स्पीशीज that collides
दैट कोलॉइड्स साइमल्टेनियसली या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, दैट कोलॉइड्स विथ ईच अदर, है ना, ऑब्वियसली दैट कोलॉइड्स विथ ईच अदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वी कैन से दैट कोलॉइड्स साइमल्टेनियसली, सब एक साथ एक ही वक्त पर एक दूसरे के साथ जब ये कोलाइड करेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर कुछ खास बातें जो हम लोगों को अपने माइंड में फिट करके रखनी पड़ेगी कि सर आपने यहां पर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन ही क्यों कहा, आपने यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात क्यों नहीं करी? तो लेटर ऑन इस टॉपिक में आज आपको मैं और ये बातें धीरे धीरे समझाना शुरू करूंगा, बट पहले आप लोग जरा इसकी डेफिनेशन पर जरा ठीक तरीके से फोकस कर लीजिए। क्या बात समझ में आ गई? अब गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। पहली टाइप इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहली टाइप क्या कहलाएगी? आपकी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में यहां पर अमोनियम में ले लेता हूं एग्जाम्पल में अमोनियम साइनेट, अगर मैं यहां पर अमोनियम साइनेट ले लूं या अमोनियम नाइट्रेट, चलिए एक काम करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ले लेते हैं, NH4NO2 ले लेते हैं। चलो, तो NH4NO2 से मेरे को फायदा क्या हो रहा है? इस कंपाउंड को जब मैं थर्मली डिकम्पोज करूंगा तो ये और ये नाइट्रोजन गैस बन के बाहर हो जाएंगे और ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में वाटर बन के बाहर हो जाएंगे। अब आप यहां पर देखो, इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड आप लोगों को केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। सो यहां पर ओनली वन मॉलिक्यूल होने की वजह से दिस विल बी योर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां पर एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो। सेकेंड इज योर बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगली क्या हो जाएगी आप लोगों की? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन? देखिए, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर आपके पास में 2HI के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपको H2 और I2 नाम का प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है। अभी यहां पर क्या हो रहा है? 2 HI हैं, एक HI का मॉलिक्यूल इधर है, एक HI का मॉलिक्यूल इधर है, दोनों आए हाई स्पीड में आके भड़ाम, जब ये कोलाइड करे, जब ये टकराए, जब इनका कोलिजन हुआ, बूम, और इनके कोलिजन से आपको H2 और I2 नाम का प्रोडक्ट मिला। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये मेरे बच्चों को बात समझ में आई? येस और नो? पक्की बात। चलिए, इसके बाद क्या आती है? इसके बाद डेफिनेटली हमारी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आएगी। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, या कुछ कुछ किताबों में इसको टर मॉलिक्यूलर भी लिखा जाता है, TERMOLECULAR, है ना, टर मॉलिक्यूलर। बट उसको हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सब एक ही बात है। यहां पर 2NO जब O2 के साथ कंबाइन होगा तो यहां पर 2NO2 बनाकर देखा। अब आप यहां पर देखिए, 2 NO और एक ऑक्सीजन, यानी एक NO इधर से आया, एक NO इधर से आया और एक ऑक्सीजन इधर से आया, तो ये तीनों आकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर साइमल्टेनियसली टकरा गए एंड इसे बोला गया टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? अब गाइस एक बात बताओ यार, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो लोगों का टकराना आम बात है। मैं यहां से जा रहा हूं, सामने वाले रास्ते से अमृता आ रही है, हम दोनों टकरा गए, ओ मैंने अमृता को ऐसा पकड़ा, लव एट फर्स्ट साइट, बहुत कॉमन बात है। चलो 3 लोग टकरा गए, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल, तीनों टकरा गए, तीनों को एक दूसरे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। पर यार 4 लोगों का टकराना, 5 लोगों का टकराना, 6 लोगों का टकराना, 7 लोगों का टकराना, ये थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो यहां पर हमारे केमिस्ट्री भी यही चीज को फॉलो करेगी। भाई केमिस्ट्री कोई एक नई चीज है, कोई अलग चीज थोड़ी है। तो यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स collides simultaneously
at a particular point have very less probability have very less probability and therefore molecularity more than 3 is very rare यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, यह बहुत रेयरली देखने को मिलता है. इट इज वेरी रेयर. अब मैं आपके सामने एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, जरा इस केमिकल रिएक्शन को देखना. यहां पर आपको दे रखा है KClO3 पहला कंपाउंड. क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? KClO3. इसको रिएक्ट करवा दिया गया 6 मोल्स ऑफ FeSO4 और 3 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ. ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी रिएक्शन से मुझे यहां पर प्रोडक्ट मिल रहा होगा KCl. डेफिनेटली मुझे इससे KCl मिल रहा होगा. फिर मुझे यहां पर मिल रहा होगा 3 मोल्स ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना. इससे मुझे ये मिल रहा होगा और मुझे यहां पर साथ ही साथ 3 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहा है. मैंने यहां पर गुचुड़ मुचुड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब इस केमिकल रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो. अब भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, आप स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे दैट अनलाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अनलाइक द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. तो अनलाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन we can obtain molecularity simply by observing the balanced chemical reaction. मतलब आप सिंपल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करके मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो. अब अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो यहां पर अगर मान लो मेरे पास में एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है तो दूर से देखने वाले को ये केमिकल रिएक्शन का एक तो ऑर्डर 10 दिखाई देगा. अगर मेरे पास में इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है और अगर मुझे मजबूरीवश केमिकल रिएक्शन को देख के ही ऑर्डर निकालना पड़े तो मैं बोलूंगा इसके पास में 3, इसके पास में 6 और इसके पास में 1, डेका 10. ये रिएक्शन एक 10th ऑर्डर रिएक्शन है. ये रिएक्शन देखने में आपको 10th ऑर्डर रिएक्शन दिखाई दे रही है या नहीं? और इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी आपको क्या दिखाई दे रही है? 10. तो अब एक बात बताओ सर, अभी आपने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस हैं कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाली केमिकल रिएक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट कर. तो फिर इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 10 कैसे हो सकती है? इसका मतलब है देयरफॉर द अबव केमिकल रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री, यानी ये केमिकल रिएक्शन एलिमेंटरी नहीं है. यानी आपको जैसे ये एक स्टेप में लिखी हुई दिख रही है, ये एक स्टेप में नहीं है, बट एक्चुअली इट इज कॉम्प्लेक्स. एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन कैसी है? एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन. तो क्या आपको मॉलिक्यूलरिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि आप लोग इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को देखकर तुरंत इवैल्यूएट कर सकते हैं,
तुरंत बता सकते हैं कि भाई साहब ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स स्टेप की होगी। अच्छा एक बात बताऊं, बाद में जब इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक्सपेरिमेंट से क्या सजेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगाया दैट एक्चुअली इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन देखने में कैसी लग रही थी ये 10th ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ना तो ये 10th ऑर्डर रिएक्शन है, ना तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 10 है। तो अब ऐसी केमिकल रिएक्शंस में करें क्या, इस प्रकार की केमिकल रिएक्शंस में करें क्या, हम किस प्रकार यह पता लगाएं कि क्या केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होगा, क्या केमिकल रिएक्शन का रेट होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, एक हमारे पास में लेट्स से कार की फैक्ट्री है, हम लोग कार बना रहे हैं। कार बनाने के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट इंजन बनाता है, एक डिपार्टमेंट टायर अरेंज करता है, एक डिपार्टमेंट सीट बनाता है, एक डिपार्टमेंट आपके कार की बॉडी को बनाता है, एक डिपार्टमेंट कार की बॉडी पर पेंट करता है और एक डिपार्टमेंट कार को असेंबल करता है। अब आप एक दिन में कितनी कार का प्रोडक्शन करोगे, यह एक्चुअली किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। वो जो इंजन बना रहे हैं, वो जो कार की बॉडी बना रहे हैं, वो जो कार की बॉडी को पेंट कर रहे हैं, वो जो कार की सीट बना रहे हैं और वो जो कार को पूरा असेंबल कर रहे हैं। अब हमें यहां पर देखना होगा कि इन सभी में से कौन सा डिपार्टमेंट सबसे स्लोली काम कर रहा है। क्यों? मान लो कि इंजन बनाने वाला डिपार्टमेंट एक दिन में 100 इंजन बना दे रहा है, कार की बॉडी वाला डिपार्टमेंट एक दिन में 100 बॉडी बना दे रहा है, सीट वाला डिपार्टमेंट एक दिन में 400-500 सीट बना दे रहा है, कार की बॉडी पेंट करने वाला एक दिन में 200 बॉडी पेंट कर देता है, लेकिन असेंबल करने वाले को टाइम लगता है। असेंबल वाला गाड़ी को एक दिन में वो 5 या 6 गाड़ियां ही असेंबल कर पा रहा है। तो भैया मेरे पास में बाकी सारी चीजें तो इकट्ठी होती जा रही है, लेकिन इनको जोड़ के कार बनाने वाला डिपार्टमेंट बहुत स्लो है। तो मेरा क्या एक दिन में मैं 100 गाड़ियां बना लूंगा क्योंकि 100 इंजन बन रहे हैं? नहीं। क्या मैं 200 गाड़ियां बना लूंगा क्योंकि 200 गाड़ियां पेंट हो रही है? नहीं। मेरे पास में एक दिन में 5 गाड़ियां ही असेंबल हो पा रही है, तो मेरी गाड़ी बनाने का रेट वो सबसे स्लोएस्ट पर डिपेंड हो गया। ठीक उसी प्रकार आपकी केमिस्ट्री के अंदर भी क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। आप लोग यूजुअली क्या देखते हो कि जब आपके पास में H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो अल्कलाइन मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में अगर आप I नेगेटिव नाम के कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो यहां से वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब गाइस देखने पे ये आपको अगेन एक सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन दिख रही है, ये आपको एक सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन दिख रही है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जब हम लोगों ने इसकी रेट इक्वेशन मंगवाई या जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इसकी रेट इक्वेशन बनवाई, तो आप लोग देखकर चौंक जाओगे कि इसकी रेट इक्वेशन आप लोगों को इस प्रकार बनी हुई नजर आई। दिस इज योर रेट इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर रेट इक्वेशन ऐसे कैसे? रेट इक्वेशन तो इसकी कायदे से ऐसी होनी चाहिए K और H2O2 और H2O2 की पावर में 2 लगना चाहिए। और चलो हमारे पास में चलो एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, मैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन ना देखूं तो H2O2 की पावर में X होना चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी रेट इक्वेशन। ये नहीं होते हुए ये कैसे हो गई? तो यहां पर हमें किसने मदद करी? इस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म ने मदद करी। जब हमने इस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को खोल के देखा तो हमने पाया कि यह केमिकल रिएक्शन एक्चुअली क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में हो रही। तो स्टेप नंबर 1 जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं H2O2 के 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है और OI नेगेटिव नाम का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है। फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर आपका दूसरा H2O2 मॉलिक्यूल आता है और ये IO नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है
ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये आओ और यहां से एक O, ऑक्सीजन बन के निकल जाते हैं, ये आयोडीन ऐसा का ऐसा बाहर हो जाता है और यहां पर आपको मिल जाता है H2O। तो यहां पर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है और जब आप इस रिएक्शन को ओवरऑल कंबाइन करते हैं तो आप देखते हैं ये IO नेगेटिव, ये IO नेगेटिव को काट गया, ये आयोडीन को काट गया, तो H2O2 यहां बन गया 2 मोल्स ऑफ H2O2। अब यहां पर कुछ नहीं बचा, यहां पर H2O बन गया 2H2O और यहां पर केवल एक ऑक्सीजन बन गया, तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपको ओवरऑल रिएक्शन दिख रही है जो 2 स्टेप का नतीजा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? अब यहां पर गाइस ये देखा जाता है, ये सब एक्सपेरिमेंटली चल रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे पास में एक्सपेरिमेंटल डेटा होना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है। सो देयरफॉर यहां पर स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 विल बी द रेट डिटरमाइनिंग, स्टेप। यानी अब आप केमिकल रिएक्शन का रेट कहां से निकालोगे? स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 2 जो कि फास्ट स्टेप है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नंबर 1 है और इसी वजह से आप लोग देखेंगे कि इसकी जो रेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी K इज इक्वल टू H2O2 मल्टीप्लाई बाय I नेगेटिव। तो यही आपका रेट इक्वेशन बन के आया था और यही हमारा रेट इक्वेशन बन के दिखाई भी दे रहा है। बोलो, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर स्टेप नंबर 1 की मैं मॉलिक्यूलैरिटी अलग से निकालूंगा, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा किसकी निकाली जाती है? एलिमेंट्री रिएक्शन की। जैसा मैंने आपको पहले भी यह बात बताया था कि आप जो रेट या मॉलिक्यूलैरिटी निकालेंगे हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन की निकालेंगे। तो यहां पर दोनों स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी बोली जाएगी। पहली स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 रहेगी, यानी स्टेप नंबर 1 एक बाय मॉलिक्यूलर स्टेप है और स्टेप नंबर 2 की जो मॉलिक्यूलैरिटी रहेगी वो भी 2 रहेगी, क्योंकि इसके अंदर भी 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? देख लीजिए आराम से, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अब यहां पर जब हम इसका ऑर्डर निकालने जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि इसकी पावर में भी 1 है, इसकी पावर में भी 1 है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2। मतलब दिस केमिकल रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ये 2 है तो H2O2 की पावर में 2 लगा दो, H2O2 की पावर में 2 लगा दो, ऑर्डर 2 हो गया। नहीं, ऑर्डर कैसे निकला? H2O2 की पावर में 1 और I नेगेटिव की पावर में 1। तो ये इस रेट इक्वेशन से इसका ऑर्डर 2 आया और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों स्टेप की 2 आई। बोलो समझ पड़ी ये बात? क्या आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई? पक्की बात? 100% क्लियर होती है ये चीज? अगर हां तो हम आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहां पर एक काम करते हैं, हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हमारे मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हमारे मॉलिक्यूलैरिटी में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द concentration of reactants in rate equation। आप जो रेट इक्वेशन बनाते हो, रेट इक्वेशन में आपके जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं, उसके सम को ऑर्डर बोला जाता है, ठीक है? और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी इज द सम ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज
पार्टिसिपेटिंग in an elementary reaction, in an elementary reaction, in an elementary reaction। क्या ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर। चलिए, मॉलिक्यूलैरिटी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इट इज एन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू ऐड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। यानी कि यहां पर अगर मैं पीछे एग्जांपल में देखूं तो ये मेरी स्लोएस्ट स्टेप है, तो स्लोएस्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 हो गई। हमें इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी से कोई लेना देना ही नहीं रखना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं ऑर्डर की, तो बेटा ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इसे मैं केवल केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है उसको देख के पता ही नहीं लगा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? तीसरा, मॉलिक्यूलैरिटी कैन ओनली बी क्या बोलना चाहिए? होल नंबर। कैन ओनली बी अ होल नंबर, कैन ओनली बी अ होल नंबर लाइक 1 2 3 4। लेकिन यहां पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर कैन बी अ होल नंबर, ऑर्डर कैन बी अ होल नंबर, इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन और इवन अ नेगेटिव वैल्यू, और इवन अ नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि -1 -2, इट कैन बी 0, इट कैन बी +1 +2 +½ -½ एक्सेट्रा। ये कुछ भी हो सकता है गाइस, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलें गाइस। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन and has no meaning for the complex reaction। भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप देखकर मॉलिक्यूलैरिटी तो निकाल नहीं सकते, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पहले आपको देखना पड़ेगा, उसको कितने स्टेप्स में हो रही है उसके सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, फिर जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो ढूंढनी पड़ेगी, और फिर स्लोवेस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल या कितने स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां से आपको इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मिलेगी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। भाई ऑर्डर में इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो, एलिमेंट्री के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे तो वैल्यू मिलेगी, कॉम्प्लेक्स के लिए एक्सपेरिमेंट करोगे तो वैल्यू मिलेगी। हां, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आपको सबसे पहले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ढूंढनी पड़ेगी। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है आपको उसकी रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और फिर उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आपको पता चलेगा कि जो स्लोवेस्ट स्टेप में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो रेट पर क्या असर पड़ रहा है, और फिर उसके हिसाब से आप इसकी पावर निकालोगे। लेकिन ये दोनों पर काम करेगी, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी का कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? यानी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, वी कैन सिंपली फाइंड द मॉलिक्यूलैरिटी। हम लोग सिंपली जो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी है, तो वी कैन सिंपली फाइंड द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन
by adding the number of molecules in a balanced equation, in a balanced elementary equation. आपकी जो बैलेंस्ड एलिमेंट्री इक्वेशन है, आप बैलेंस्ड इक्वेशन देख लो और उसके अंदर जितनी भी चीजें उन सबको जोड़ लो, आपका काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये 4 पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं ऑर्डर के? क्या आपको मॉलिक्यूलरिटी का पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन क्या मैं ऑर्डर निकाल सकता हूं? नहीं, वी कैन नॉट फाइंड ऑर्डर बाय ऑब्जर्विंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का पॉइंट नंबर 5, इट कैन नॉट एक्सीड 4, यानी 4 और मोर, 4 और मोर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रेयर। रिएक्शंस आर रेयर यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 या 4 से ज्यादा हो, वो रेयर होगी। इनफैक्ट ऑर्डर में भी ये चीज सेम देखने को मिलेगी। नाउ दिस इज द सेम पॉइंट दैट रिएक्शंस विथ ऑर्डर 4 और मोर आर कंप्लीटली रेयर। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनका ऑर्डर 4 या 4 से ज्यादा होगा, वो बिल्कुल ही रेयर होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? गाइस, मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर आप देखते हैं दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ ना, प्रेशर और टेम्परेचर का केमिकल रिएक्शन के रेट पर असर पड़ेगा। जल्दी होगी, देर से होगी, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई रिएक्शन अगर तुमने लिखी है H2O के 2 मोल्स को तोड़कर 2H2 और O2 बन रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मैं प्रेशर बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कितना जल्दी इसमें टूट रहा है, कितना देर से टूट रहा है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट पर क्या असर पड़ रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन रिएक्शन तो सेम रहेगी। तो गाइस, मॉलिक्यूलरिटी पर इसका कोई इंपैक्ट, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर इट विल अफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इफेक्ट ऑन ऑर्डर। आपके ऑर्डर पर इसका इफेक्ट 110% पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। क्या आपको कोई दिक्कत, क्या आपको इसके अंदर कोई परेशानी, क्या हमें यह चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होती हुई नजर आ रही है? चलिए अब आए एक बार एनसीईआरटी इवैल्यूएट कर लें। हमने जो पूरा मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक बार हम लोग इसे हमारी एनसीईआरटी से देख लेते हैं। गाइस, एनसीईआरटी में आप लोगों को किन किन की पॉइंट्स पर फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहली बात आपकी काय में हेल्प करती है, तो आप सभी लोग स्टार बना के लिखेंगे। मॉलिक्यूलरिटी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में मॉलिक्यूलरिटी हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मदद करती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम, आयन और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो, एनसीईआरटी भी से एलिमेंट्री रिएक्शन पर इसने फोकस किया है। which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called as molecularity of a reaction। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने स्पीशीज, एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक साथ एक पॉइंट पर आकर साइमल्टेनियसली कोलॉइड कर रहे हैं ताकि वो रिएक्टेंट टकरा कर प्रोडक्ट में बदल सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जैसा हम लोगों ने लिखा था, अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2 का टूट जाना,
N2 और 2H2 में तुम्हारा अमोनियम नाइट्रेट हो गया। तो ये तो हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो ये रिएक्शन आ गई यहाँ पर आप लोगों के सामने, देख लीजिए सब लोग। ये हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी, हम लोगों ने बिल्कुल एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने अगर मेरे साथ में नोट्स बना लिए हैं तो फिर कोई नीड नहीं है। ये रिएक्शन हो गई। नाउ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जब दो मॉलिक्यूल कोलॉइड करेंगे, जैसे कि ये, यही हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। देखो मैंने आपसे कहा था टर मॉलिक्यूलर स्पीशीज या ट्राई मॉलिक्यूलर, दोनों नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब तीन स्पीशीज कोलॉइड करेगी, 2 NO और 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 स्पीशीज कंबाइन कर रही है। फिर मैंने आपसे कहा था कि 3 मॉलिक्यूल्स की एक साथ कोलॉइड करने की प्रोबेबिलिटी फिर भी ठीक है, लेकिन मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलॉइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। ये कंडीशन बहुत ज्यादा स्मॉल और ये कंडीशन बहुत ज्यादा रेयर है। हेंस रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी 3 आर वेरी रेयर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने एनसीईआरटी में फिर देखो एक एग्जांपल उठाया। देखो क्या एग्जांपल उठाया, ये वाली केमिकल रिएक्शन का देखो मैंने लिखी थी और मैंने क्या कहा था, ये रिएक्शन अपीयर्स टू बी अ 10th ऑर्डर रिएक्शन। आपको दिख रहा है कि इसका ऑर्डर तो 10th है और आपको इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 10 दिख रही है, लेकिन रियलिटी में इसका ऑर्डर क्या निकल के आया, 2nd ऑर्डर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। नीट में, नीट वाले क्या करेंगे पता है, नीट वाले रिएक्शन लिख देंगे, बोलेंगे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आप सोचने बैठोगे यार इसने ना तो इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी, ना तो कोई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दी और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। अब मैं पता कैसे लगाऊं इसका ऑर्डर क्या है? भैया एनसीईआरटी में लिखा है ना, एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ये 2nd ऑर्डर रिएक्शन, इट अपीयर्स टू बी 10th बट इट इज अ 2nd ऑर्डर। तो एनसीईआरटी ने बोल दिया है, मतलब हमारी गीता बाइबल कुरान ने बोल दिया है, हमको तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा भाई। तो 2nd ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ इसका मतलब क्या है कि दिखने में 10th ऑर्डर है पर है 2nd ऑर्डर। इसका मतलब ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी 10 दिख रही है, मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री है ही नहीं। इसका मतलब डेफिनेटली कि ये रिएक्शन जो है सेवरल स्टेप्स में होगी, और इसका मतलब ये सेवरल स्टेप्स में हो रही है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। नाउ कौन सी स्टेप इसको कंट्रोल करेगी, तो हम लोग ध्यान रखेंगे दैट द ओवरऑल स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाएगा। जो सबसे छोटी स्लोएस्ट स्टेप होती है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल इन्होंने और बताया। अच्छा यहां पर देखो इन्होंने क्या एग्जांपल बताया, इफ वी गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, फॉर एग्जांपल चांसेस टू विन द रिले रेस कॉम्पिटिशन बाय अ टीम डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट पर्सन इन द टीम। यानी कि अगर मान लो आप रिले दौड़ रहे हो, 4 लोग हैं, पहला एक आदमी 100 मीटर दौड़ के सामने जाएगा, उसके हाथ में डंडा देगा, फिर वहां से आदमी दूसरा वाला दौड़ के वापस इधर आएगा, इसके हाथ में डंडा देगा, फिर ये आदमी डंडा लेके तीसरा आदमी उधर जाएगा, चौथे के हाथ में डंडा देगा और चौथा वाला दौड़कर वापस से इधर आ जाएगा, फिनिश। अभी 4 लोगों में से जो सबसे धीमे दौड़ता है, जो सबसे धीमे दौड़ता है, जीतने की प्रोबेबिलिटी, जीतने के चांसेस केवल वही चूज कर पाएगा। अगर रेस वाले दिन वो धीरे दौड़ा तो हार जाएंगे, जल्दी दौड़ा तो जीत जाएंगे, बाकी 3 तो दौड़ ही रहे हैं, है ना। तो जो सबसे स्लोएस्ट होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा। फिर देखो हम लोगों ने यही वाली केमिकल रिएक्शन लिखी, देखो हम लोगों ने यही वाली केमिकल रिएक्शन लिखी थी, हमने यही एग्जांपल उठाया था H2O2 अल्कलाइन आयोडीन, ये फिर इसका रेट इस तरीके से लिखा। अब इसका रेट ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने इस रिएक्शन के जब मैकेनिज्म को देखा तो हमने देखा कि ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2 में हो रहा है, और स्टेप नंबर 1 इज कंपैरेटिवली स्लो, इसलिए यही वाली जो स्टेप है ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगी। दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। नाउ बोथ द स्टेप्स ऑफ बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि इसमें भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इसमें भी आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं रिएक्ट करते हुए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। और क्योंकि आपकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्पीशीज आयो नेगेटिव इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट, यहां पर ये जो आईओ नेगेटिव बन रहा है ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। एंड सिंस इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन्वॉल्व इन द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। आप देखो यहां पर इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर ये आईओ नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस केमिकल रिएक्शन को ऐड करेंगे, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐड करके बताई थी ये रिएक्शन, याद करो,
हम लोगों ने ये रिएक्शन ऐड करी थी। ये देखो हमने यहां पर क्या किया था, हमने ये आईओ नेगेटिव कट कर दिया था, आई नेगेटिव कट कर दिया था। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपको आईओ नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो आईओ नेगेटिव और ये जो आईओ नेगेटिव है ये इंटरमीडिएट कहलाएगा, ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो गाइज अगर आपकी ये फर्स्ट वाली स्टेप स्लो है और अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अगर ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पर डिपेंड कर रही है? नहीं, वो प्रोडक्ट के साथ साथ कितना जल्दी ये इंटरमीडिएट बन रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये सब बातें आपको कब पता पड़ पाएगी? जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, जब आप केमिकल रिएक्शन के अलग अलग स्टेप्स को ऑब्जर्व करोगे। तो ये क्या बोल रहा है? द फर्स्ट स्टेप being slow is the rate determining step, thus the rate of formation of intermediate will determine the rate of the reaction। कितना स्पीड में, यानी ऊपर वाली रिएक्शन में कितना स्पीड में ये बन रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारी केमिकल रिएक्शन का रेट कितना है। अब हम इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? देखो, पहला, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, हम पढ़ चुके हैं। इट कैन बी जीरो एंड इवन अ फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो और नॉट इवन अ नॉन इंटीजर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया था। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction, for complex reaction इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम पढ़ चुके हैं। For a complex reaction, order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is same as the order of the overall reaction। आपकी overall reaction का जो ऑर्डर रहेगा वही आपकी मॉलिक्यूलरिटी का भी टाइप रहेगा, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर बात करते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस आपके सामने एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 जरा ध्यान से पढ़ो। फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय ये, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर कैसे निकालूंगा मैं? इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1/2, इसका एक्सपोनेंट क्या है? 2, मैंने इसको जोड़ दिया, क्या हो गया? यानी कि 3/2। तो क्या इसका ऑर्डर 3/2 निकला? हाँ। अगला रिएक्शन, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X2Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि आपका X Y में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है मतलब X की पावर में यहां पर 2 है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। चलिए इसको हम लोग हमारे नोट पैड पे कर लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा क्लैरिटी से दिखता रहे कि सब कुछ हम क्या लिख रहे हैं। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, X से Y बन रहा है और ये फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी R1 इज इक्वल टू K X की पावर में 2। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं द कन्वर्जन ऑफ X, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं तो आपके रेट पर क्या असर पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? ये 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k x का स्क्वायर। तो x से x कट गया, k से k कट गया। यहां पर अब यहां पर बचा 1 की पावर 2 कुछ नहीं होती, लेकिन 3 की पावर पे 2, 3 3 9 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 9/1। सो R2 विल बी इक्वल टू 9/R1, यानी कि आपकी केमिकल रिएक्शन का रेट 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा घटिया क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा ही क्वेश्चन था। इसको क्या घटिया बोलोगे। चलिए, तो गाइज ऑलरेडी आज की क्लास में आई थिंक 40 मिनट्स के ऊपर हो चुके हैं, तो ठीक है क्लास को एंड करते हैं मॉलिक्यूलरिटी पर। अब जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आप लोगों के साथ में मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की, आई एम सॉरी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और उनकी हाफ लाइफ की। फिर हम उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड आर्हेनियस इक्वेशन और फिर उसके न्यूमेरिकल। मतलब गाइज मोटे मोटे तौर पर 4 लेक्चर विथ न्यूमेरिकल्स एंड खूब सारा पढ़ना,
पूरी डिटेल में पढ़ना, पूरी ताकत लगा के पढ़ना। 4 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हमारे क्लास 12th बोर्ड के 10 चैप्टर आने वाले हैं इस बार, उसमें से 3 चैप्टर निपट जाएंगे और जेईई नीट वालों तुम्हारे लिए 3 चैप्टर हो जाएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में जो चैप्टर रह गए हैं उनको 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस। तो चलो लेक्चर खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।